अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज इसराइल में पास होने वाले कानून के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। ये सज़ाए मौत का कानून इसको कहा जा रहा है और इंतहाई मुतनाज़ हो गया है। मामला कुछ यूँ है कि इसमें लिखा गया है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी इसराइली को मारे या कत्ल करे रियासत इसराइल या उसके किसी शख्स को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से, तो उसकी सज़ा लाजमी तौर पर सज़ाए मौत ही होगी। अब सज़ाए मौत ऑप्शन नहीं बल्कि लाजिम बना दी गई है और ये जो सज़ा है इसके ऊपर अमल दरामद 90 दिन के अंदर अंदर करना होगा। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि एक तो 90 दिन के अंदर ये जो पीरियड अमल दरामद का रखा गया है इससे जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते। दूसरा, इसकी जो लफाजी है कानून की उससे ऐसा मालूम होता है कि फ़लस्तीनियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाने के लिए कानून साजी की गई है। दुनिया भर से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। मोर प्रोमिनेंटली यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। जो इदारे हैं मुख्तलिफ, ह्यूमन राइट्स वॉच का, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपियन कमीशन, इन्होंने इसके ऊपर शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि नज़र सानी का भी मुतालबा किया है। ये जो दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं इससे क्या मुराद ली जाए? क्या ये समझा जाए कि इसराइल पर ये मौसर दबाव बढ़ा सकेंगी इस कानून साजी को बदलने में या इसके ख़िलाफ़, या फिर ये महज बयानात की हद तक ही महदूद रहेगा और इसकी सिर्फ अलामती वैल्यू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? इस सबको समझने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए शहजाद इकबाल साहब, रीवा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पूरी दुनिया से तकरीबन इसके ऊपर कंडेमनेशन आ रही है। आपकी क्या इससे एक्सपेक्टेशन है? क्या ये इसराइल के ऊपर कोई दबाव बना पाएगी या फिर आप समझते हैं कि ये महज अलामती है? अलीना, मैं इस मुज़म्मती बयानात को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मेरी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बस एक फैशन बन गया है कि चीज़ों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए जी कि हमने मुज़म्मत की थी। इससे ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है जी कि वर्ल्ड इज़ वेरी आउटरेजियस, यानी कि ये एक पैगाम देना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी कोई इससे ज़्यादा अहमियत हमें समझनी चाहिए या इनको संजीदा लेना चाहिए। अब ये है कि इज़राइल को कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या कर रही है। वो एक अपनी ज़ात में अपने आप को एक विक्टिम फ़ील करते हैं। वो इस तरह से फ़ील करते हैं कि जैसे वो मज़लूम हैं और वो अपने डिफेंस में कुछ करने जा रहे हैं। अगर हम ये देखें, अगर आपको याद हो कि 1973 में जब इज़राइल पर अटैक हुआ था, पहले 67 में अरबों की ज़मीन पर इन्होंने कब्ज़ा किया, अरब-इसराइल वार हुई। 73 में जब मिस्र और शाम ने अटैक किया था, तो इन्होंने 6 माह तक अमेरिका का तेल बंद कर दिया था, ऑयल एम्बार्गो जिसको जब हुआ था। 6 माह तक तेल बंद किया था इस एहतजाज में कि अमेरिका इज़राइल की हमायत बंद कर दे। 6 माह तक वो बंद रहा उन ममालिक का, अमेरिका के अलावा भी, कि जो बाकी ममालिक इज़राइल की हमायत करते थे। लेकिन उन्होंने इज़राइल की हमायत नहीं छोड़ी। अभी ये है कि क्या ये मुज़म्मती करारदादों से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आई डोंट सी। अब ये अलमिया देखें कि एक तरफ कि एक यानी कि मकबूजा ज़मीन के लोग, यानी कि वो दहशतगर्द हैं और जो ऑप्रेसर हैं वो नहीं है। यानी कि कानून जो है वो जो मकबूजा इलाके के लोग हैं उनके हवाले से है कि अगर वो इन पर किसी तरह से हमला करते हैं या हमलावर होते हैं तो उनके लिए सज़ाए मौत है। अगर कोई इसराइली उन पर कोई अटैक करता है या किसी फ़लस्तीनी को शहीद करता है, उसकी कोई पूछ-गिछ नहीं है। और ये इस लिहाज से भी बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है कि इवन इसराइल के अंदर ये डेथ पेनल्टी इन्होंने बहुत शुरू से खत्म कर दी है, 1954 से खत्म की है। आज तक उधर जो एक जिसको सजा हुई है, सजाए मौत हुई है, वो भी कोई जो हिटलर रजीम की का एक करता धरता था जो इन्होंने पकड़ कर लाए थे उधर से, अर्जेंटीना से, उसको इधर ला के उस पर ट्रायल करके इन्होंने 1964 में उसको सजा दी थी। इसके अलावा आज तक किसी के लिए नहीं है। तो इसराइल जो है ये पूरी दुनिया के लिए वो तमाम ममालिक कि जो अपने आप को एक समझते हैं कि बड़े बाज़मीर हैं, ये उन सब के मुँह पर एक तमाचा है। उन सब के लिए एक इम्तिहान है, बल्कि उनके
एक टेस्ट है उनके लिए कि अगर वो वाकई समझते हैं कि वो कोई बड़े कॉन्शियस वाले लोग हैं, तो वो इज़राइल के खिलाफ कोई एक्शन लें, वो नहीं लेते। हुँ। तो आई डोंट थिंक कि ये सिवाय मज़म्मत के उससे आगे बढ़ पाएँगे। अगर मैं फ़लस्तीनियों के लिहाज़ से देखूँ तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी मुझे याद है कि किसी टाइम मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर ये एक तसव्वुर पाया जाता है कि जब तक उनका कोई बच्चा इज़राइली फ़ौजी उठाकर नहीं ले जाते, हुँ। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ। यानी कि वो इन हालात में पले बड़े हैं कि इज़राइल को हर दूसरा बंदा या हर शख्स उधर किसी ना किसी तरीके से उनकी ब्रूटैलिटी का शिकार हुआ है। वो पहले भी हो रहे थे, वो अब भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल है इनको जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से इन्होंने उसको लीगलाइज़ करने की कोशिश की है, ताकि ये है कि हमें बंदे जेल में ना रखने पड़े, जो भी बंदा है 90 दिन के अंदर उसको हम खत्म कर दें। हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट है और मेरे लिए तो ये जो मुज़म्मती अल्फाज़ है ना, ये मानी खो चुके हैं, ये इतनी दफ़ा हो चुकी है कि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एक होता है ना कि हम ये कहते हैं कि इसका कोई हाँ, आप स मतलब होना चाहिए हाँ, ना, हाँ। अल्फाज़ की कोई हुर्मत होनी तो चाहिए, उनकी कोई हाँ, अहमियत वैल्यू होनी होनी चाहिए, चाहिए, हाँ। तो मुझे इसकी कोई नज़र नहीं आती। वेरी सैड। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, क्या आप भी यही राय रखते हैं जो उमर चीमा साहब की है, या आप समझते हैं कि आलमी इदारे जो बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर अमल दरामद भी करवा सकेंगे इसराइल से? अगर ऐसा है जैसा उमर चीमा साहब कह रहे हैं, तो फिर मकसद क्या हो सकता है इस वक्त इसराइल के इस कानून साजी को करने का? क्योंकि वैसे तो इंसानी हुकूक की ज़्यादा कोई कदर नहीं है इसराइल की नज़र में, हम देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में, और ख़ासकर गज़ा में क्या कर रहे हैं वो इतने सालों से। देखिए, मकसद तो वही एक है और वो है फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, और उसके लिए इसराइल की हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढती निकालती है। तो ये जो कानून अब बनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कत्ल करने वाला ऐसा हो कि जो इज़राइली रियासत को ना मानने वाला हो, तो सिर्फ़ उस पे इतलाक़ होगा और उसको कत्ल की सज़ा दी जाएगी। बाकी उसमें ये कि अगर इसराइल की रियासत को मानने वाला हो तो वो फिर उसको कत्ल की सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि इसको फ़लस्तीनियों के लिए बनाया गया है और इज़राइलियों को इससे माइनस कर दिया गया है। एक सेलेक्टिव कानून साजी है जो कि इज़राइल ने कर दी है। बाकी दुनिया की जो मज़म्मतें हैं, मुझे भी वो सिर्फ़ ज़ुबानी जमा खर्च नज़र आती हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अमेरिका ने तलपट कर दिया है, यूएन की वो हैसियत नहीं रही, जो बाकी इंसानी हकूक़ के इदारे थे उनकी अमेरिका जैसे मुल्क जो कि इन चीज़ों का दावेदार था तो वो सुनता था और उन इदारों के अहकामात को वो दूसरों से भी इम्प्लीमेंट करवाता था। लेकिन अब अमेरिका ख़ुद सबसे ज़्यादा वायलेशन करने वाला मुल्क बन गया है। तो इज़राइल तो एक तरफ इज़राइल किसी की नहीं सुनता, इवन अमेरिका की भी नहीं सुनता इस तरह के मामलात में, और दूसरी तरफ बाकी जो आलमी इदारे हैं तो उनके मज़म्मती बयानात पे इज़राइल कोई कान नहीं धरेगा। जो कुछ वो करने जा रहा है वो करता रहेगा। और वैसे अगर आलमी बरादरी कुछ कर सकती तो गज़ा में जो इंसानी नस्लकुशी की इज़राइल ने और महीनों तक और सालों तक वो मामला जारी रहा, तो कोई भी बयानबाजी उसके राह में रुकावट नहीं बन सकी, कोई मज़म्मती बयान उसकी राह में रुकावट नहीं बन सका, कोई मग़रिबी मुल्क इज़राइल को रोकने के लिए नहीं आ सका। तो अगर गज़ा के मामले में वो कुछ नहीं कर सके आलमी इदारे, तो मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में भी कर सकेंगे। ठीक है। इमाम सलीम साफ़ी साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और उनको यही लगता है कि ये सिर्फ़ एक अमली मज़म्मत है, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन क्या वाकई हकीकत में ऐसा है? क्या इसराइल एक मुल्क है, बहुत से कानून उसके ऊपर इंटरनेशनल लागू होते हैं, क्या कोई नहीं है जो उसको रोपिन कर सके, ख़ासकर इस तरह की कानून साजी से मुतल्लिक? जी शुक्रिया लीना। ये हाल है कि जब ये कानून पास हो रहा था तो कुछ जो उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं नेसेट के, उन्होंने पिन्स पहनी हुई थी, न्यूज़ पिन्स,
एक तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, अपलॉड कर रहे थे जो मैस मर्डर अब इसराइल करने जा रहा है फ़लस्तीनियों का। तो ये हाल है। आपने शायद पढ़ा हो कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए 5 IDF के सोल्जर्स के खिलाफ। एक वीडियो आई थी, एक वीडियो बनी थी, एक फ़लस्तीनी जो उन्होंने रखा हुआ था, एक डिटेनी, उस पे जिनसी तशद्दुद किया गया था और उसकी वीडियो बनी थी। वो वीडियो जो है वहाँ पे एक टीवी चैनल पे चली थी और वो इस तरह की वीडियो है, उसमें जो उसकी डिटेल्स हैं, जिसमें जो चार्जेस में भी जिसका हवाला दिया गया कि किस तरह उन्होंने मिलके गैंग रेप किया उस डिटेनी का, किस तरह उसमें उनकी एक जो रिब है वो फ्रैक्चर हुई और किस तरह के उनके जो इंजरीज हुई उस डिटेनी को। लेकिन चार्जेस जो है वो ड्रॉप कर दिए गए और वहाँ पे कौन है जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है, उस शख्स पे जिसने ये केस जो है ये फाइल किया और जो वीडियो है वो बना के टीवी चैनल को दी कि वो चलाई जाए। एक और चीज़ मैं पढ़ रही थी, UN की एक रिपोर्ट थी जिसमें बहुत खूबसूरती से अगर एक पैराग्राफ में उन्होंने बयान किया कि इसराइल में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिंस द ऑनसेट ऑफ द जेनोसाइड the Israeli prison system has degenerated into a laboratory of calculated cruelty. What was once operated in shadows is now practiced openly. It is a regime of organized humiliation, pain and degradation sanctioned at the highest political levels. तो ये तो हाल है, मतलब जितना बयान करें जो बर्बरियत है, एक तो जेनोसाइड है, दूसरा जिस तरह से जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उसमें फ़लस्तीनी डिटेनीज टॉर्चर होते हैं, जो उनके साथ जुल्म होता है। क्या इस पे तो हम घंटों बात कर सकते हैं। क्या होगा अलीना, मैं एग्री करती हूँ, जो यूरोपियन कमीशन के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि आप मजम्मत तो कर रहे हैं इस कानून की, यूरोपियन यूनियन बहुत सीरियसली लेता है डेथ पेनल्टी को, क्या आप सैंक्शंस की तरफ भी बढ़ेंगे? तो कोई जवाब नहीं आया। और हमने देखा है इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्पेसिफिक ओहदे रखने वाले लोगों को सैंक्शंस किया गया है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, बरतानिया हो गया, कनाडा हो गया, मेरा ख्याल है फ्रांस भी, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है बहुत कम। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख रही हूँ जो शायद थोड़ी पॉजिटिव हैं। एक ग्रुप बना है, हेग ग्रुप उसका नाम है, जिसमें ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं। शुरू में मेरा ख्याल है 8-9 ममालिक थे, अब ये 30 ममालिक बन गए हैं और इस ग्रुप के कायम किए जाने की वजह ही ये है कि उन्होंने इसराइल को अकाउंटेबल ठहराना है। तो हाँ, इसमें साउथ अफ्रीका भी है एक मेंबर और इसके अलावा लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ के और ममालिक हैं। क्या ये कुछ कर सकेंगे? ऑफ कोर्स ये दुनिया की सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह एक ग्रुप बना है जिनका स्टेटेड एम है कि इसराइल को अकाउंटेबल ठहराना है। इसके अलावा हमने देखा है कि ग्लोबल पब्लिक सेंटिमेंट जितना एंटी इसराइल इस वक्त है कभी नहीं हुआ। आप कोई भी सर्वेज उठा के देख लें, सब एक ही पिक्चर आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट में रैडिकल चेंज आया है। ऐसा नहीं कि 19-20 का चेंज है, रैडिकल चेंज आया है। अमेरिका में भी आया है, वेस्टर्न ममालिक में भी आया है। इसके अलावा BDS जो पहले समझा जाता था एक फ्रिंज ग्रुप है जो बॉयकॉट्स और सैंक्शंस की बात करता है, लेकिन अब उसमें भी ये कहा जा रहा है, एस्टिमेट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो इसराइल को हुआ है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ नहीं तब्दील हुई वो अमेरिका की ऑफिशियल सपोर्ट है इसराइल के लिए। जब तक उस ऑफिशियल सपोर्ट में तब्दीली नहीं आएगी, और ये एक ऐसी सपोर्ट है जो इसराइल को ग्रांटेड लेता है, जो उसको लगता है उसकी जो इम्प्यूनिटी है उसका एक गारंटोर है ये सपोर्ट जो अमेरिका की तरफ से मिलती है। ये कब तब्दील होगी? मुझे लगता है शायद नियर फ्यूचर में ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो होगी, क्योंकि ये जो ग्लोबल सेंटिमेंट अमेरिकन लोगों में, आम लोगों में सेंटिमेंट एंटी इसराइल बढ़ रहा है, जो हम सब ने नस्ल कुशी लाइव टेलीकास्ट होते हुए देखी है, इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा, आज नहीं तो कल। तो हाँ, इन द नियर फ्यूचर शायद तब्दीली ना आए, अकाउंटेबिलिटी ना हो। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो अकाउंटेबिलिटी के कुछ मुतालबात थे, उसमें अमेरिका ने किस तरह सैंक्शंस लगा दी उन लोगों पे जो इस पे काम कर रहे थे। लेकिन कभी ना कभी पब्लिक जो एक सेंटिमेंट है, मुझे उम्मीद है, और ये सिर्फ मैं बहुत आइडियलिज्म की बुनियाद पे नहीं कह रही, हमने पहले भी देखा है सेंटिमेंट्स जो हैं ऑफिशियल पॉलिसी बदलते हैं, वक्त लगेगा, लेकिन व्हेन अमेरिकन पॉलिसी चेंजेस इसराइल के हवाले से, तो तब हम इसराइल की कुछ अकाउंटेबिलिटी या कुछ चेंज देखेंगे। अभी नहीं होगा, शायद कुछ सालों में भी नहीं होगा, लेकिन शायद, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ टाइम चीजें मोशन में है या गेम से कुछ हो रहा है, इसको हम बिल्कुल डिसमिस भी नहीं कर सकते। जो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दी, ये हम बिल्कुल डिसमिस भी नहीं कर सकते कि इनकी कोई अहमियत नहीं, मेरी नजर।
शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली दुनिया भर में एक वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म है इस पर, और दो किस्म की तनकीद हो रही है। एक तो ऑब्वियसली वो ममालिक जो कि डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, वो इसराइल को कॉल आउट कर रहे हैं, और दूसरा जो इम्तियाजी कानून बना है, क्योंकि इस कानून में एक कौम को, मखसूस कौम को आपने टारगेट किया है कि उनके क्राइम्स जो होंगे, अगर उन्होंने अटैक किया या उनसे खतरा होता है, तो उनको जो है फांसी दी जाएगी। तो ऑब्वियसली दुनिया भर में इसको एक इम्तियाजी कानून के तौर पे देखा जा रहा है, जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक तो देखिए, जो जेनोसाइड है वो तो हम देख रहे हैं ना, और दुनिया को ये मानने के लिए कि ये जेनोसाइड हो रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल लगे। ये 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। उस वक्त अगर आप वो तो वैसे कितनी दहाइयों से रहा है, बट यूरोपियन ममालिक को भी देखें तो वो जस्टिफाई करते थे ये कह के कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। उस वक्त जब हम लोग ये बात करते थे, या कुछ मीडिया ये बात करता था कि यहाँ पे बच्चों की नस्ल कुशी हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो उस वक्त भी जवाब दिया जाता था कि ह्यूमन शील्ड बनाया जाता है, जो इसराइली एक मौके पे। लेकिन बहुत टाइम लगा दुनिया को ये रियलाइज करने में कि ये जेनोसाइड हो रहा है। कुछ ममालिक थे साउथ अफ्रीका की तरह, जो कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गए थे, लेकिन अदरवाइज इसमें बड़ा वक्त लगा। मैं आपको एक स्टैट देता हूं, ये अल जजीरा ने स्टोरी की है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वैसे भी जो डिस्क्रिमिनेशन है फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहां पे कोर्ट में कितनी होती है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस उनको नहीं मिलता है। तो ये नंबर्स बड़े हैरान कुन है। इसमें एक तो कहा गया है स्टोरी में कि जो नंबर्स हैं, जो कोर्ट की हियरिंग्स हैं, जो या फैसले हैं कन्विक्शंस के, उसका कोई बाकायदा डेटा नहीं जारी किया जाता, लेकिन 2010 में ये एक्सेप्ट किया गया था कि फ़लस्तीनियों के जो ऑफेंसेस थे वेस्ट बैंक में, उसके जो कन्विक्शन रेट था फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वो 99.74% था। ये 2010 का डेटा है, रीसेंट डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, बट 99.4% जो उनके ऊपर इल्जामात थे वो दुरुस्त साबित हुए। इसी तरह वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं, यानी कि जो इसराइलीज हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात थे, जब वो चले तो जो कन्विक्शन रेट था, ये 2005 से लेकर 2024 तक का है, वो सिर्फ 3% है। तो कहाँ 99% या उससे ज्यादा कन्विक्शंस होती है फ़लस्तीनियों की, और जो सेटलर्स हैं उनका जो कन्विक्शन रेट है वहां पे 3% का है। 93% ऑफ देम, उनका जो केस है वो ट्रायल स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही खत्म हो जाता है, उसमें उनकी इंडाइटमेंट भी नहीं होती। तो जब इस तरह का वहां पे कानून होगा, अदालती निजाम होगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो नया कानून बनाया गया है, इसका कितना भयानक इस्तेमाल हो सकता है। एक लीगल तरीका, यानी कि कोर्ट के जरिए एक जेनोसाइड होगी वहां पे फ़लस्तीनियों की। तो मुझे तो बहुत कम उम्मीद है कि फौरी तौर पे इसका कुछ होगा। ऑल्दो जैसे मैंने कहा, एक वाइड स्प्रेड इस पे मुजम्मत हो रही है, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों, उनकी तरफ से हो रही है, यूएन की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से जो एक ताकत का नशा है इसराइल का, क्योंकि अमेरिका उनके साथ है, तो फौरी तौर पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बट एज रीमा सेड, ये एक पॉजिटिव साइन है कि बहुत सारे ममालिक जो कि माजी में इतना खुलकर कॉल आउट नहीं करते थे इसराइल को, वो अब उनके इन कवानीन के खिलाफ भी बात कर रहे हैं और जेनोसाइड के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। अच्छा, कैन आई ऐड समथिंग अबाउट दिस लॉ? मैं आपके पास सवाल लेके आ रही थी, आप ऐड कर दें पहले। ओके, हाँ, मैं कह रही थी कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, जैसे वेस्ट, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो फैसला करेंगी कि मतलब इन जो केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इस पे फैसला करते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसे केसेस में ऑलमोस्ट 100% उनका कन्विक्शन रेट है, और मिलिट्री कोर्ट्स पे कोई ड्यू प्रोसेस नहीं होता फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ पे। और इसके अलावा एक जो ऑप्शन होती थी पहले कि आप देख सकते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, नहीं है, अब वो ऑप्शन नहीं रहेगी। अब सिर्फ सजाए मौत है, आप कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देख के कोई और पेनल्टी नहीं हो सकती। तो अगर आप और ये 90 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट भी होगा, तो मतलब इस कानून पे जितनी मजम्मत हो सके कम है। हर तरह से ये कोई इंसानी मेरा एग्जैक्टली इसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल है। शहजाद कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे, पहले जरा वो ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी इन प्लेस है कि वहां पे जो सेटलर्स होते हैं वेस्ट बैंक में, उनको सिविलियन कोर्ट में ट्राई किया जाता है, और जो फलस्तीनी है उनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्राई किया जाता है, और इसीलिए इस कन्विक्शन रेट में इतना ज्यादा वाज़ेह फर्क है। बट अच्छा, मेरा एक सवाल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब सवाल लगे, लेकिन हम देख रहे हैं किसी कोई बार तो है नहीं इसराइल के पास, राइट? वो गैर कानूनी तौर पर भी, मावराए कानून भी कत्ल कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मार रहा है। तो इस वक्त इस कानून साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसको एक कानूनी कवर क्यों देना चाहता है? इसका मकसद क्या है? अब रीमा, क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स में बहुत से फ़लस्तीनी हैं, वो उनके साथ वो दिखाना चाहते हैं, वो मतलब अब सोचें, वो कह रहे हैं हम बाय हैंगिंग, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर कानून में है कि नहीं, पर वो एक मैसेज देना चाहते हैं। वो एक ब्लड थर्स्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह से दिखाई जाती है, और वो एक ये है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसराइल के बारे में जो इस तरह के ख्यालात रखेगा, इसराइल के खिलाफ
जो कोई जुर्म करेगा उसको हम ये सज़ा भी देंगे। और ये एक तरह से एक जो ब्लड थर्स्ट है मुआशरे की, आप स्पीचेस सुने जब भी कानून पास हो रहा था तो आपको नज़र आएगा कि ये भी उसका एक फैसेट है उस ब्लड थर्स्ट का, और जो आपने डीह्यूमनाइज कर दिया एक तरह से फ़लस्तीनियों को, उसका तो एक और ही रुख है उसी चीज़ का जो आप पॉइंट आउट करेंगे। इसका क्या कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी, चीमा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? चीमा साहब अनम्यूट कर दीजिएगा माइक। मैंने कहा कि इसको देखने का एक दूसरा एंगल ये भी है कि जिन लोगों ने इस करारदाद के हक में वोट दिए, मेरे ख्याल 62 वोट जो है इसके हक में आए, 48 खिलाफ है। हाँ 48 जो है वो इसके अगेंस्ट है। अच्छा, इसको जो पुश करने वाला है या जो प्रोपेगेट करने वाला है कि इस लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। बेसिकली जो इजराइल है ये बताते खुद एक इनसिक्योरिटी स्टेट है कि जो शुरू से ही ना एक नैरेटिव उधर चलता है ना, वो ये है कि हमें खतरा है, हमें खा जाएंगे, हमें फलस्तीन खा जाएगा, हमें अरब खा जाएंगे। तो वो इस चीज को, इस नैरेटिव को यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनलाइज किया हुआ है। और इन पर्टिकुलर जो इनकी राइट विंग पार्टीज हैं, उनका तो सारा अपनी रोटी रोजी ही इसी पे चल रही है। और इस टाइम जो एक उनका अलायंस भी है वो राइट विंग का अलायंस है। नेतन्याहू की अपनी पूरी कोशिश है, अगरचे यानी कि वो दिन ब दिन उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि वो एक नए से नए एक मयार सेट कर जाए। पोलराइजेशन जो है वो इतनी बढ़ जाए कि जो उधर भी को मॉडरेट लोग हैं उनके लिए कोई एक अपोजिट बात करना मुश्किल होता जाएगा। तो उन्होंने एक अपने लोगों को ये एक नैरेटिव फीड किया हुआ है कि अगर ये फलस्तीनी जो है, जो फलस्तीनी जिधर भी आपको नजर आएगा, ये इसराइल का एक पोटेंशियल कातिल है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि हमें इसको एज एक एनिमी के तौर पे लेना चाहिए, और जिधर भी अगर वो किसी जगह पे अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आई नो हम बड़े फ़लस्तीन स्पेसिफिक हैं, लेकिन मैं एक और इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहती हूँ, जहाँ वो ट्रंप का पीस प्लान है और उसमें अब आगे पेशरफ्त के लिए एक पीस फोर्स की बात हो रही है। क्या ये उस तनाजुर में भी देखा जा सकता है, क्योंकि फ़लस्तीनियों का डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया ना, ओपन एंडेड छोड़ा है, तो क्या ये वहाँ पर भी लागू होगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर कोई पीस कीपिंग फोर्स या फिर कोई फोर्स इंट्रोड्यूस होती है इस एरिया के अंदर और वो कोई हमले करती है, उस तनाजुर में भी ये कानून साजी की गई है? Whoever wants to answer. मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फ़लस्तीन स्पेसिफिक। ये जो ज्यादा बात हो रही है, जो मैंने अभी तक पढ़ी है, ये वेस्ट बैंक के हवाले से ज्यादा बात उसी हवाले से हो रही है। ठीक है जी। जो पीस प्लान है वो गजा के हवाले से है। तो आई डोंट थिंक कि वैसे वो जो बोर्ड ऑफ पीस है उसने कुछ करना है। ट्रम्प के जो वादे हैं या जो उसके एक्शंस हैं, उनकी उम्र को इतनी ज्यादा लंबी होती नहीं है। वो एक पब्लिसिटी, वो एक मूवमेंट में रहने वाला आदमी है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें अब ये देखें ना कि हो क्या रहा है। उधर लबनान में भी बमबारी हो रही है, हिजबुल्ला के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, हमास भी अपने लेवल पे जिधर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कर रहा है। तो वो पीस प्लान तो वो इफेक्टिवली वो पहले ही जो वो डिसफंक्शनल हो गया। वो सारा प्रोसेस मुझे नहीं लगता यमनी हौसे भी दरमियान में कूद पड़े हैं ना, सो अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स इन्वॉल्व्ड, तो इसलिए जहन में सवाल आता है। बट आई गेट इट, आप लोगों के सारों के कंसर्न्स और तज्जिया तबसरा हमारे तज्जियाकारों का आपने जाना। इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद और दीगर जो इश्यूज़ हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी और दीगर भी उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफ़ी साहब, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन में जूनियर सतह की सिफारती बातचीत चल रही है, ऐसी इत्तलात है। क्या चीन वाकई इस अमल में मौसर सालिस का किरदार अदा कर सकता है? सर, ये जो बातचीत है इससे मुतल्लिक आपके पास क्या इत्तलात हैं? किस तरह की बातचीत है और पाकिस्तान किस हद तक रजामंदी आमादा है? जी, ये बातचीत आज रात को होगी गालिबन, और या कल दिन को, क्योंकि दोनों मुल्कों के वफूद जो है वो अरूंची पहुंच गए हैं और ये डायरेक्टर लेवल के मुज़ाकरात हैं। तो मुझे उसके से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है
कि कोई उसके नतीजे में मसले का हल का कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि ये कज़िया जो है इससे पहले मिनिस्टर लेवल के जो मुज़ाकरात थे और कई ममालिक और भी इसमें सालसी कर चुके हैं, वो हल नहीं कर सके। लेकिन चीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी की वजह से परेशान भी है, और सीपेक के कंटेक्स्ट में भी उसको दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात चाहिए। तो चीन का जो स्पेशल एनवॉय है, उनको ये टास्क किया गया है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाएं। तो आज से कोई 10-12 दिन पहले वो पाकिस्तान भी आए थे, अफ़गानिस्तान भी गए थे, और उनकी ये प्लानिंग थी कि पिछले हफ्ते ये मुज़ाकरात हों, लेकिन उस वक़्त नहीं हो सके पाकिस्तान के माज़रत की वजह से। और अब आज के लिए पाकिस्तान ने चीन की खातिर आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये डायरेक्टर लेवल्स के मुज़ाकरात हैं और इससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। एक और भी, क्योंकि अगर ये मामला इतना आसान होता तो मेरी मालूमात के मुताबिक सऊदी अरब वो भी इस अरसे में उनके राब्ते दोनों ममालिक के साथ जारी रहे, और सऊदी अरब की तरफ से भी कोशिश होती रही कि कोई मसले का हल निकले। लेकिन पाकिस्तान हर एक सालिस से और हर एक दोस्त मुल्क से यही कहता है कि टीटीपी का मसला हल किया जाए या उसकी कोई गारंटी दी जाए, तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकेगी। और अभी तक अफ़गान हुकूमत ने उस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई है। और आज के मुज़ाकरात पे भी मेरे लिए बड़ी हैरानगी होगी कि अगर दोनों ममालिक किसी हल पे पहुंच सकें। सर, ये सऊदीया वाली बात आपने बहुत अहम की है। सऊदीया का इस सिचुएशन में क्या लेवरेज हो सकता है, खासकर अफगान तालिबान के ऊपर? सऊदी अरब का ज़ाहिरी बात है कि एक तो उम्मत मुस्लिमा में जो मुकाम है, और दूसरा अफ़गान तालिबान के भी उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के तो हैं ही बेहतर ताल्लुकात, और दोनों के अब दो दिफाई मुआहदा भी है। तो ज़ाहिर है सऊदी अरब की दिलचस्पी यही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये जंग ख़त्म हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। आइए उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में नेटो की अदम शमूलियत के बाद अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। टेलीग्राफ की आज ये एक्सक्लूसिव खबर है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये महज धमकी है या काबिल अमल भी है? ट्रंप कह रहे हैं कि वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं। वो बजाते खुद एक गैर संजीदा आदमी है और वो इस तरह के बयान देते रहता है, लेकिन यह है कि हमें फिर भी उसकी बातों को गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो माजी में भी कई जो इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट से जिसमें अमेरिका पार्टी था, वो उधर से उसने पुल आउट किया है, इन पर्टिकुलर जो यूएन के रिलेटेड थे, क्लाइमेट के रिलेटेड थे। अब यह है कि क्या इधर से वो निकल सकता है या नहीं। ये एग्रीमेंट या ये जो मुआहिदा है ये उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इधर से वो आज भी निकलना चाहे तो उसको 1 साल लगेगा। यानी कि जो एक नेटो का एक अपना एक चार्टर है उसके मुताबिक जो भी निकलना चाहता है वो उसने अपने निकलने की ख्वाहिश का इजहार अमेरिका से करना है। इस केस में अमेरिका खुद निकलना चाहता है तो उसने जो बाकी को बताएगा, नेटो सेक्रेटरी को बताएगा कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह है कि उसको इसको 1 साल से पहले ये चीज ये विड्रॉल जो है ना वो एक्चुअलाइज नहीं हो सकती। प्रॉबली शायद बैक ऑफ द माइंड ये है कि कोई जज्बाती फैसला ना हो, तो उन्हें लगे कि 1 साल तक हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने फुलफिल करनी है। तो इतना लंबा अरसा आप जो है चीजों को रिविजिट भी करते हैं, तो लिहाजा एक तो ये चीज है। दूसरा, इसके आने से पहले जो कांग्रेस थी या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्हें ये खदशा मौजूद था कि ट्रंप इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। तो उन्होंने उस टाइम कोई एक लॉ भी पास किया था कि जिसमें कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए और 2/3 की अप्रूवल चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 हर्डल्स हैं। मुझे इवन कांग्रेस से बड़ी हर्डल जो है वो ये लगती है कि जो उसको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ट्रंप इतनी देर
इंतजार नहीं करता या कोई इस तरह की एक्शन नहीं लेता। बेसिकली कानून कुछ इस तरह से है कि इस तरह की मुआहिदों से पुल आउट करने के लिए सदर अपने तही नहीं कर सकता, उसको कांग्रेस से इजाज़त पेशगी लेनी होगी। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये आपको सिर्फ धमकी लगती है? क्योंकि कल भी हमने देखा बड़ी पब्लिकली अपनी खफगी का इजहार किया सारी मेंबर स्टेट्स जो नेटो की हैं, अपने एलाइज हैं उनसे, क्या ये उसी की एक कड़ी हो सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को फायदा होगा नेटो से निकलने का या नुकसान ज्यादा है? देखिए नुकसान ज्यादा होगा। अमेरिका इस टाइम दुनिया का चौधरी है ना, तो उसके पास तो जिनका सिर्फ वोट है वो भी अगर उसके साथ खड़े होंगे तो उसको इसका एडवांटेज होगा। तो लिहाजा अमेरिका को एक बड़ा स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज होगा। वो यूरोपियंस पे एक तो वो जो पब्लिकली आपने बात की है, वो जो भी करता है पब्लिकली करता है, और अभी ये है कि उसको जो नया नया जख्म लगा हुआ है कि ना इटली ने उनको बेस देने से इनकार कर दिया है, जर्मनी ने कर दिया है, पहले स्पेन ने कर दिया है, फ्रांस वाले और बर्तानिया वाले जो है वो भी भाग गए हैं। तो लिहाजा वो इस टाइम ही इज लाइक अ वुंडेड टाइगर। उधर भी वो कॉर्नर हुआ हुआ है, ईरान में जाके फंसा हुआ है, किसी से पूछता है नहीं, और फिर ये बाद में कहता है कि चूंकि आप नेटो के एलाइज हैं तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। वो आ नहीं रहे तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ होगा। ठीक है। सो जी ऑल बेट्स आर वेरी कॉशियस राइट नाउ कि क्या हो सकता है। साहब ने इसकी दोनों पहलुओं से तज्जिया तबसरा किया। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर दीगर सवाल एड्रेस करें। वेलकम बैक। एक वफाकी आईनी अदालत से अहम फैसला है, उससे मुतालिक रीमा उमर साहिबा की राय जानते हैं। ये 2-3 दिन पहले ही फैसला आया है जिसमें रीमा वफाकी आईनी अदालत ने एक ईसाई लड़की और मुसलमान लड़के की शादी को दुरुस्त करार देते हुए लड़की की रजामंदी, तब्दीली मजहब और उम्र से मुतल्लिक एतराज़ात को मुस्तरद किया है। आपकी इस फैसले पर राय क्या है? जिलीना, ये पहली बार जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके पास ऐसा केस आया है, और ये पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस इस पे बहुत कंफ्यूज रही है कि हमने बच्चियों की शादी की उम्र बढ़ा के ज़्यादातर हमारे जो प्रोविंसेस हैं उसमें 18 साल है, पंजाब में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 18 साल की गई, केपी में अभी भी 16 साल है। लड़कों की शादी की उम्र जो मिनिमम है वो 18 साल है। लेकिन होता क्या है अक्सर कि जब शादियां हो जाती हैं अंडर एज बच्चों की, तो अदालतें कहती हैं कि शादियां जो हैं वो वॉइड नहीं है, मतलब वो शादी बरकरार रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ अगर आपने कोई क्रिमिनल नौयत का केस जो है वो जिन्होंने शादी फैसिलिटेट की है उनके खिलाफ करना है तो आप कर सकते हैं। तो वो जो हमारी अदालतें हैं कुछ उन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट का जो हमारा लॉ है उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि क्रिमिनलाइज्ड हैं इस तरह की शादियां, लेकिन वो वॉइड नहीं होती, शादी खत्म नहीं होती, शादी बरकरार रहती है, लेकिन जिन्होंने ये अमल करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये मामला आया। हाई कोर्ट्स में हमारी कुछ, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार की एक जजमेंट थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि नहीं, अगर आप शादी बरकरार रखते हैं तो कानून का जो पूरा मकसद है वो ही डिफीट हो जाता है। तो उन्होंने एक मुख्तलिफ इस पे राय दी थी, और भी हाई कोर्ट्स की जजमेंट है जिसमें जजेस ने मुख्तलिफ राय दी है। तो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्लैरिटी लानी थी इस पूरे मामले में। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने माजी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे रिलाय करके, इवन दो उन्होंने ये भी कहा कि हम पाबंद नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के, आपने देखा होगा नई आईनी तरमीम जो हुई है उसके तहत वो पाबंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उन जजमेंट से एग्री करते हैं और जो शादी है वो रहेगी, उसमें कोई नुक्स नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई फौजदारी मुकदमा करना है या क्रिमिनल नौयत का तो आपको कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं पर्सनली नहीं समझती कि शादी को ही वॉइड कह देना हर मसले का हल होगा, उससे और बल्कि मसले जो है वो जन्म लेंगे। अगर बच्ची जो है फॉर एग्जाम्पल वो प्रेग्नेंट है तो फिर क्या होगा, बच्चे के साथ बहुत से सवालात हैं जो आ जाते हैं इसमें। तो आइडियली तो इन्फोर्स इस तरह इस कानून को करना चाहिए कि शादी हो ही ना अगर बच्चे की उम्र या बच्ची की उम्र जो लीगली सेट एज है उससे कम है। लेकिन मुझे इस जजमेंट से बहुत ज्यादा एतराज है रीजनिंग से, क्योंकि आप देखें इस केस में जो बच्ची है वो 12-13 साल की है, मारिया की उम्र 12-13 साल की है अकॉर्डिंग टू हर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा का इशू डॉक्यूमेंट होता है, इसको अदालत ने बहुत आसानी से दरगुजर कर दिया।
उन्होंने कहा ये कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी देर बाद आपने बनाया है और ये बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उससे जो है कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने, अजीब सी बात है, बच्ची ने खुद शादी के वक्त अपनी जो पैदाइश की का साल है वो मुख्तलिफ बताया था, तो अदालत ने कहा ये भी एक डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए हम जो है वो बच्ची ने जो अपनी एज बताई है उसको ही मान लेंगे कि वो, और वो जो एज बताई है मेरा ख्याल है उसने 18 साल की ही बताई थी। तो उन्होंने जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपके मुल्क का ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है एज का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दूसरा, अब ये जो शादी हुई ये हमारे मुस्लिम कवानीन के तहत हुई, तो अदालत से ये भी सवाल था कि क्या एक क्रिश्चियन बच्ची और एक मुसलमान लड़के की, यहाँ पे रिपोर्टेडली जो मर्द हैं वो उनके शौहर वो 30 साल के हैं, तो क्या उनकी शादी हो सकती है मुस्लिम कवानीन के तहत? तो इसमें अदालत ने कहा कि बच्ची ने एफिडेविट एक दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है और ये शादी से पहले एफिडेविट दिया था, तो शादी हो सकती है क्योंकि वो दोनों मुसलमान थे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बच्ची ने एक सर्टिफिकेट भी दिया था कन्वर्जन का, लेकिन वो सर्टिफिकेट कहता है कि उनकी कन्वर्जन शादी के निकाह के 2 दिन बाद की थी। लेकिन अदालत ने इसको भी कहा कि डजंट मैटर क्योंकि एफिडेविट जो था वो शादी के वक्त मौजूद था कि उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। अब इस पूरी जजमेंट में आपको कहीं नजर नहीं आता कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्या है, कहीं आपको नजर नहीं आता कि क्या किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ने बच्ची से पूछा, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड की कि वो ये जो सब बातें हैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। कहीं इस जजमेंट में ये नहीं है। क्या कोई सेफ गार्ड्स हैं जो अदालत ने इंश्योर किए कि क्या बच्ची की जो रजामंदी थी वो कोई कोअर्जन तो नहीं थी? क्योंकि ये देखिए मामला ऐसा नहीं है कि 16-17 साल की बच्ची है, यहाँ बात यह है कि वो 12-13 साल की है अपने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक, और पाकिस्तान में पोस्ट कन्वर्जन भी एक इशू है। आप उसको नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही, आपने क्योंकि एक एफिडेविट है आपने उसको देखा नहीं, क्या वो कोवर्जन के थ्रू तो नहीं दिया गया था, उसको भी आपने बिल्कुल ही एक तरह से मतलब डिसमिस कर दी इस बात को भी, जबकि एक सीरियस इशू है। तो अगर आप ओवरऑल इस जजमेंट को देखें, ना कुछ इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 16 साल स्टैट्यूटरी रेप की भी उम्र है जो हमारे और कवानीन में है, चाइल्ड पोस्ट मैरिज जो है वो भी एक जुर्म है, पोस्ट कन्वर्जन भी एक जुर्म है, बहुत से और कवानीन है उसका जिक्र भी नहीं किया गया। तो मुझे इख्तलाफ इस जजमेंट से ये है कि मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है एक माइंडसेट पहले से था कि हमने इस शादी को कुछ नहीं करना, हमने इसमें इंटरफेयर नहीं करना, ना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का कहीं जिक्र किया गया, ना वो प्रिकॉशनरी मेजर्स की का जिक्र भी किया गया जो लेने चाहिए ऐसे केसेस में। जिस वजह पे से उन्होंने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिसमिस कर दिया मुझे तो समझ नहीं आती। तो ओवरऑल अगर मैं इस जजमेंट को पढ़ती हूँ मेरी नजर में ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, इसलिए नहीं क्योंकि इस जजमेंट पे सिर्फ ये एक फैसला आया, क्योंकि आगे भी फिर अदालत ने क्या इसी तरह इतने ट्रिवियल अंदाज में इन बहुत सीरियस मामलात को देखेंगी, क्योंकि चाइल्ड मैरिज, पोस्ट मैरिज, पोस्ट कन्वर्जन, ये तीनों इश्यूज इस केस में हैं और अदालत ने किसी को भी मेरी नजर में संजीदगी से नहीं लिया। अगेन मैं ये नहीं कहती कि मसले का हल ये है कि आप शादी को फौरन इनवैलिडेट कर दें, मैं समझ सकती हूँ ये कुछ केसेस में मजीद मसाइल बिल्कुल, लेकिन रीजनिंग जो है और बच्ची के खासतौर पे इंटरेस्ट जो है किस तरह उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, मुझे इस जजमेंट में कहीं नजर नहीं आता। जो एक और चीज, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है हमारे पास, एक और चीज, नो वरीज, बड़ा अहम केस है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। ये मुख्तसरन बता दीजिएगा, ये उम्र के तयन में इतनी डिस्क्रिपेंसी कि उन्होंने दूसरी उसके बाद जो बहन पैदा हुई उससे कितना फर्क था, इसका सब कुछ। आजकल तो साइंस बड़ी आगे चली गई है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि डॉक्टर्स को रेफर कर दिया जाता, मेडिकल का सहारा लिया जाता साइंस का? और अदालत ने कहा ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि ये जो हम जुरिस्डिक्शन में केस सुन रहे हैं, इस चीज के ऊपर बात कर, क्या वाकई में ऐसा नहीं है? क्योंकि हमने तो देखा है अदालतों में, ये डिपेंड करता है, ये फेडरल वही बात है ना कि आपने कितनी दिलचस्पी लेनी है जो एक्चुअल इश्यूज है इस केस में, वरना अदालत की जुरिस्डिक्शन को तो एक्सक्यूज बनाया गया ना यहाँ कि आपने कहा ये सब मामला जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतें देख सकती हैं, आप मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स करें। तो उन्होंने जो फैसला है वो किस बेसिस पे किया, वो किस बेसिस पे कह सके कि नहीं यहाँ पे एज जो है वो इशू नहीं है, कन्वर्जन जो है वो इशू नहीं है। उन्होंने एक तरह से अपनी फाइंडिंग्स दे दी, लेकिन जो उसके पीछे उनको जो वजूहात और जो चीजें वो उन्होंने नहीं लिए।
ठीक तो है, वो इसलिए मैं इत्मीनान इस बख्श नहीं है। जजमेंट से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है ये बच्चियों के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है जजमेंट, और जो इस पे एतराज उठ रहे हैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा साहबा, बड़ी तफसीलन करने के लिए। वक्त कम है। शहजाद इकबाल साहब, बरतानवी अखबार के मुताबिक हॉर्मुज़ को वाइट हाउस के मंसूबे के तहत एक कसीरुल कौमी इत्तेहाद चलाएगा। आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है? आपके लिए सलीस कर देते हैं, मल्टी नेशनल इत्तेहाद चलाएगा, ऐसा मुमकिन है? अलीना देखिए, ये कबलस वक्त होगा कहना, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका के लिए बना हुआ है। अमेरिका को ये तो पता था, वो कहते हैं हमें नहीं पता था, बट ये बड़ा ऑब्वियस था जो ईरान के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि वो जो गल्फ कंट्रीज में जहाँ यूएस एयर बेसिस है उनको तो निशाना बनाएंगे, लेकिन शायद इस ताकत का अंदाजा दुनिया को नहीं था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इतने लंबे अरसे तक बंद रख सकता है। और अभी भी अमेरिका या उनकी तरफ से जो तज्ज़िये आ रहे हैं वो यही है कि विदाउट सेंडिंग ट्रूप्स ऑन ग्राउंड शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खिलाने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इसलिए अब ये जो सीज फायर है या जंग बंदी है, ये बहुत हद तक डिपेंड कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर क्या होगा। अब इस पे बड़े मिले जुले बयान आ रहे हैं। एक तो कल जो आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस हम ईरान से जल्दी निकल जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है नहीं खुलता, कब खुलता है वो एक लेटर ऑन डेट को डिसाइड होगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर तो उसी वक्त होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जाएगा। तो उनके बयानात जो है ना, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हर लम्हे बाद वो बदल जाते हैं। तो इस वक्त दो प्रपोजल्स हैं। एक तो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जब वो गए थे G7 कंट्रीज से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पे एक प्रपोजल था कि G7 कंट्रीज मिलकर उसको ऑपरेट करेंगी। लेकिन एक जो दूसरा प्रपोजल है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसमें ये जो 4 ममालिक जिसके वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान में मिले, जिसमें इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल है, वो भी ऑफर कर रहे हैं कि जो ऑयल की यहाँ पे एक राउट है वो हम मैनेज करने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रपोजल है। मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन जो GCC कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, या इवन जो हमारे फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो ये वल्नरेबल जरूर फील करेंगी कि अगर ईरान के पास ये ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी भी बंद कर सकता है, वो अपनी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर एक फी चार्ज करेंगे, कस्टम लेवी चार्ज करेंगे जो भी शिप्स अपने यहाँ से गुजारेगा, उस पर भी वो गौर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया को एक ये फिक्र है कि अगर ये जंग खत्म भी हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके बाद क्या होगा और फ्यूचर में ऐसा। हाँ, ठीक है। अच्छा, जमा खातिर ये भी कि आज यूके के पीएम ने जो एड्रेस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर इस हफ्ते एक राब्ताकारी करने वाले हैं, एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले पर कि हॉर्मुज़ के मामले में आगे क्या होना चाहिए। इसको भी आने वाले शोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी वक्त की किल्लत की वजह से इजाज़त देनी पड़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।